आप कक्षा 12 का ही क्लास 12 है आपका, उसी का प्रत्यावर्ती धारा परिपथ यानी एसी करंट का जो चैप्टर है उसी को आप पढ़ रहे हैं। हम समझते हैं कि ये वीडियो आपके थ्योरी के नाम पर लास्ट वीडियो होगा। तो ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय या ऊर्जा हानि के कारण देखिए, जिससे ट्रांसफार्मर बना हुआ है, ट्रांसफार्मर मुख्य रूप से बना हुआ है तांबे कुंडली से। तांबा कुंडली उसमें प्रयोग किया जाता है तांबे का। दूसरा, क्रोड प्रयोग किया जाता है लोहे का। तीसरा, फ्लक्स होता है ना। चौथा, आपका विचुंबकन चुंबकन की क्रिया है। इसी पर आपके ऊष्मा ऊर्जा क्षय होती है, ऊष्मा के रूप में या और किसी में। तो तांबे तार के कारण हानि होती है। तो ट्रांसफार्मर में कुंडली तांबे तार की बनी होती है। धारा प्रवाह करते समय जब धारा प्रवाह होती है इसमें, तो I²R, ये P है, शक्ति है, इसी के रूप में शक्ति का क्षय होता है जो ऊष्मा के रूप में बाहर निकलती है ना। इसको कम करने के लिए, यानी तांबे तार के कारण हानि को कम करने के लिए, तांबे तार को मोटा लेने पर यह हानि कम हो जाती है। बहुत बारीक सी चीज़ है, कभी कभी पूछा जाता है कि तांबे तार को किस प्रकार लें कि तार द्वारा उस ऊर्जा हानि कम हो जाए। तो उसके लिए कहा जाता है कि तार को मोटा लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है फ्लक्स हानि, यानी प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली में युग्मन अगर सही ना हो, यानी उनका अनुपात ठीक ना हो, सही ना हो, तो दोनों में चुंबकीय फ्लक्स में अंतर मिलता है, ठीक है ना। दोनों में क्या मिलता है? चुंबकीय फ्लक्स में अंतर मिलता है, जिसके कारण ऊर्जा हानि होती है। इसको कहते हैं फ्लक्स हानि, यानी चुंबकीय फ्लक्स से हानि। लोहे की क्रोड बनी होती है और लोहे की क्रोड की हानि होती है। तो लोहे की क्रोड बनी होती है जिसमें भंवर धारा बनती है। भंवर धारा बनने का कारण क्या होता है? स्वप्रेरण क्रिया। उस स्वप्रेरण के कारण इसमें भंवर धारा बनती है। तो हम जैसे बताएं कि भंवर धारा बनती है स्वप्रेरण के कारण। लोहे की क्रोड लेते हैं, जितना आयतन होता है लोहे की क्रोडों का, उस हिसाब से जो है भंवर धारा बनती है। तो भंवर धारा बनने से भी ऊर्जा की हानि होती है। इसको रोकने के लिए कि ये लोहे की क्रोड की हानि कम हो जाए, उसके लिए जो लोहे की क्रोड बनाई जाती है, लोहे की कोर पटलीदार पृथक पृथक, यानी क्रोड को पृथक रखा जाता है, पृथक पृथक, है ना, कई पत्तियों को जोड़कर बना दी जाती है ना, जिससे कि आपकी भंवर धारा क्या हो जाए? कम हो जाए, स्वपर्ण की क्रिया थोड़ी कम हो जाए, ठीक है। शैथिल्य हानि, ट्रांसफार्मर की कोड में चुंबकन और विचुंबकन, है ना भाई। ट्रांसफार्मर में जैसे प्राइमरी कुंडली बनी होती है, सेकेंडरी कुंडली बनी होती है। तो इसमें जब एसी चलती है, पहले राउंड, दूसरे राउंड, तीसरे राउंड, तो ऐसे में चुंबकन और विचुंबकन की क्रिया तेजी से होती है, यानी क्रोड चुंबकित होता है और विचुंबकित होता है। इस क्रिया के कारण ऊर्जा की हानि होती है। इस हानि को कहते हैं शैथिल्य हानि। शैथिल्य हानि किसे कहते हैं अगर पूछा जाए तो कहेंगे कि ट्रांसफार्मर के कोड में चुंबकन और विचुंबकन के कारण होने वाली ऊर्जा हानि को शैथिल्य हानि कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है क्रोड में कंपन के कारण हानि। क्रोड में जब ये विचुंबकन चुंबकन होता है तो फ्लक्स का जो चेंजिंग होता है, चुंबकीय आकार में अंतर प्रभाव के कारण ट्रांसफार्मर में अवकल हानि पाई जाती है, मतलब घटती हुई बढ़ती हुई, जिससे क्या होता है? क्रोड में कंपन मिलता है, क्रोड में कंपन मिलता है, और इससे विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा के रूप में हानि करती है। सब मिलाकर के अगर आप देखें तो इस तरह के 5 हानि होती है ट्रांसफार्मर से एसी के प्रवर्धन में या कमी में, ठीक है। अगला टॉपिक है, बहुत पूछा जाता है, एलसीआर संयोजन का अनुनादी परिपथ। देखिए, श्रेणी अनुनादी परिपथ, अनुनादी परिपथ की भी एक अच्छी सी परिभाषा होती है
ये सिर्फ अनुनादी परिपथ की परिभाषा हम आपको दी है। वह परिपथ जिसमें आरोपित वोल्टेज की आवृत्ति परिपथ की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो। यानी जो हम ये वोल्टेज आरोपित कर रहे हैं, ये जो हम वोल्टेज दे रहे हैं साइन 2π/ft का, इसमें जो ये आवृत्ति है वोल्टेज आवृत्ति, जब इस परिपथ की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर होती है तो उसे हम कहते हैं अनुनादी परिपथ। फिर से एक बार देख लें, वह परिपथ जिसमें आरोपित वोल्टेज की आवृत्ति परिपथ की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर होती है तो इस परिपथ को हम कहते हैं अनुनादी परिपथ। क्लियर होगा। दूसरी बात, एलसीआर परिपथ कैसे बनता है अनुनादी परिपथ? तो देखिए, प्रेरकत्व L, C संधारित्र जो जुड़ा होता है सी धारिता का, रेखीय प्रतिरोध होता है। तो देखिए एलसीआर परिपथ में वोल्टेज व धारा समान कला में होते हैं, है ना। एलसीआर परिपथ में वोल्टेज व धारा समान कला में होते हैं। यल प्रेरकत्व की कुंडली, सी धारिता का संधारित्र, आर प्रतिरोध जुड़ा हो और इस वोल्टेज से जुड़ा हो तो उस परिपथ की प्रतिबाधा क्या होगी? Z बराबर R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अगर इस परिपथ में कलांतर ये मिलेगा आपको, ठीक है, XL और XC अगर बराबर हो जाते हैं तो उस समय कलांतर क्या हो जाता है? 0। यानी ये दोनों अगर बराबर हो जाते हैं तो ये कट के क्या हो जाएगा? 0। यानी साइन फाई का मान 0, यानी ये आपका 0 हो जाता है। इस समय V और I क्या होती है? समान कला में होगी। ठीक है, तो Z बराबर क्या होगा? R। I का मान अधिकतम प्राप्त होता है। तो ऐसे को हम कहते हैं, ऐसे परिपथ को श्रेणी अनुनादी परिपथ कहते हैं। याद रखिए, एक श्रेणी सा अनुनादी परिपथ होता है जिसमें I अधिकतम होता है और वोल्टेज न्यूनतम, और जब समांतर ऐसी परिपथ होता है तो उसमें I न्यूनतम होता है और वोल्टेज अधिकतम होता है। यानी श्रेणी अनुनादी परिपथ में वोल्टेज क्या होगा? न्यूनतम होगा। ठीक है ना, ये न्यूनतम होता है। ठीक है, और जब हम समांतर अनुनादी परिपथ लेते हैं तो उसमें क्या होता है? ये धारा न्यूनतम हो जाती है और वोल्टेज अधिकतम हो जाता है। ठीक है, एक चीज़ और हम आपको बता देते हैं, इस परिपथ को श्रेणी अनुनादी परिपथ कहते हैं। अब जैसे अनुनादी आवृत्ति निकालनी होगी तो XL XC बराबर हो गई, तो यहाँ पे देखिए ω_L बराबर 1/ω_C, ω² बराबर 1/LC, है ना। कर सकते हैं इसको, ये यहाँ आ जाता है। ओमेगा की जगह 2πf कर सकते हैं, 1/LC कर सकते हैं। ये होती है अनुनादी आवृत्ति। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अनुनादी आवृत्ति जो होती है प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करती, वो किस पर निर्भर करती है? इन दोनों के मान पर। ठीक है, अगला देखिए, ट्रांसफार्मर का परिणमन अनुपात। ये टॉपिक ही हम अलग कर रहे हैं अलग से, चूँकि आपको फ़ायदा हो कुछ। तो ट्रांसफार्मर में द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या तथा प्राइमरी कुंडली में फेरों की संख्या के अनुपात को ट्रांसफार्मर का परिणमन अनुपात कहते हैं। ये क्लियर हुआ। तो R बराबर होगा NS/NP। अब पैरेलल अगर हम सूत्र बनाना चाहें तो ये भी हम बना सकते हैं। तो NS/NP, ES/EP, VS/VP और I का मान उल्टा बनाते हैं, जैसे ये हम संबंध आपको दिए हैं। ठीक है, एक बात और भी हम आपको बताए थे, R का मान 1 से बड़ा होगा तो ट्रांसफार्मर जो होगा वो आपको ऊंचाई होगा, ऊंचाई ट्रांसफार्मर बोलेंगे उसको। जिस भी ट्रांसफार्मर का परिणमन अनुपात 1 से बड़ा होता है उसे ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं, और जिसका 1 से कम होता है, जिसका परिणमन अनुपात 1 से कम हो, उस ट्रांसफार्मर को हम लोग कहते हैं अपचाई ट्रांसफार्मर। ये हम आपको पिछले वीडियो में दे चुके हैं। अब आते हैं ट्रांसफार्मर की दक्षता। स्पेशल है, कभी कभी पूछता है। तो ट्रांसफार्मर द्वारा निर्गत विद्युत शक्ति यानी सेकेंडरी की शक्ति, ये सेकेंडरी शक्ति है ना, पावर ऑफ सेकेंडरी इसको बोलते हैं। ये सेकेंडरी एस को शो करता है, पावर आपका विद्युत शक्ति को, यानी आउटपुट पावर और इनपुट पावर यानी निवेशी शक्ति। ट्रांसफार्मर द्वारा आउटपुट पावर और इनपुट पावर के अनुपात को ट्रांसफार्मर का दक्षता कहते हैं। तो ये आपकी दक्षता का सूत्र हो रहा है, निर्गत शक्ति बटे निवेशी शक्ति, इनपुट शक्ति। इसको हम क्या कहते हैं? आउटपुट पावर कहते हैं ना, और इसको कहते हैं हम इनपुट पावर।
यानी जो हम दे रहे हैं और जो हम निकाल रहे हैं, ठीक है, उसी का अनुपात बोला जाता है ट्रांसफार्मर की दक्षता। अगला, ये टॉपिक आपका ख़त्म हो गया। हम चाहते हैं कि कुछ वैकल्पिक क्वेश्चन आप देख लें। जैसे लिखा है, एक एमीटर के एसी परिपथ में पाठ्यांक इतना है। याद रखिएगा, जब पाठ्यांक एमीटर का होता है तो उसको हम कहते हैं IRMS। ये मान 4 है। परिपथ का शिखर मान पूछा, मतलब I0 का मान पूछा है। तो आपको पता है कि IRMS जो होता है I0/√2 होता है। यानी IRMS का मान तो आपने क्लियर कर लिया, ठीक है। तो IRMS जो हुआ वो कितना हुआ, 4। ये I0/√2, यानी I0 बराबर क्या होगा, 4√2 एम्पियर। यानी ये विकल्प आपका सही होगा। दूसरे में जाते हैं कि ये लिखा है कि 10 ओम प्रतिरोध का एक प्रेरकत्व है, यानी R इसका कितना है, 10 ओम। 10 हेनरी का प्रेरकत्व है, मतलब आपका क्या हो जाएगा, L 10 हेनरी का। कुंडली में 50 वोल्ट का वोल्टेज है, तो ये 50 हो गया। आपको निकालना है बैटरी से संचित ऊर्जा। बैटरी से जोड़ दी गई तो संचित ऊर्जा बतानी। संचित ऊर्जा होती है ½LI², ठीक है। यहाँ पे आप समझ लीजिए, यहाँ पे 10 है और I को हम क्या कहते हैं, I बराबर होता है V/R। तो V कितना है, 50, ठीक है। और I कितना है आपका, 10, ठीक है। स्क्वायर कर लेंगे, ये कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 1/2, 5 × 25, नहीं सॉरी, ये 10 हो गया, ये 5 × 25 25, यानी ये आएगा 250 आएगा ना, यानी आएगा 125 जूल। तो ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, लिखा है कि किसी AC परिपथ में शक्ति गुणांक अधिकतम होता है। शक्ति गुणांक अधिकतम मतलब अधिकतम शक्ति गुणांक कितना होता है, ठीक है। एक या 0 के बीच में होता है, तो अधिकतम कितना होगा, 1। तो 1 के लिए शक्ति गुणांक होता है ये। यानी केवल परिपथ में फाई का मान कितना होता है, फाई का मान होता है 0 अंश, है ना। तो cos फाई को cos अगर हम 0 लिखेंगे तो मान कितना आएगा, 1। यही मान अधिकतम होता है, यानी केवल प्रतिरोध के लिए सही होता है। अनुनादी स्थिति में LC परिपथ की अनुनादी आवृत्ति होती है। अनुनादी स्थिति ही बोला है, LC परिपथ की आवृत्ति पूछा है, तो वो आपकी होगी ये वाली, है ना, यही होगी आपकी। अभी हम दिए थे, ये देखिए हमने आपको दिया है 1/2 LC, तो आपकी ये हो जाएगी, ठीक है। अगला देखते हैं, लिखा है 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती स्रोत का शिखर वोल्टेज क्या होगा। शिखर वोल्टेज जो होता है V0, है ना, 220 वोल्ट का प्रत्यावर्ती स्रोत है। V0/√2 को हम कहते हैं VRMS, है ना। तो V0 निकालना है आपको, तो V0 बराबर होगा VRMS/√2, यानी 220 × √2, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, ये आपका हो जाएगा कितना, 220 × 1.414, ठीक है। तो कितना ले लेंगे आप लोग, मान के चलिए कि, चलिए गुणाई कर देते हैं। तो देखिए इसका मान आएगा लगभग 330 के, 310 वोल्ट के, ठीक है। हमने ये हल करके दिया है, ठीक है। आपको इसी में गुणा करना है, तो ये आपका आएगा जो मान वो 3.1 आएगा, 1.1। तो ये आपके लगभग इसका मान माना जाएगा। एक LCR परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ा गया है। अनुनादी स्थिति में बताइए लगाए गए विभवांतर और प्रवाहित धारा में कलांतर कितना होगा, ठीक है। अनुनादी स्थिति हो गई, मतलब अनुनादी स्थिति में एक्सल क्या हो जाता है, XC के बराबर हो जाता है, यानी बचता कौन है, R। तो उसका कलांतर कितना होगा, 0, ठीक है। अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में भी यही हुआ था। अनुनादी परिपथ में जब एक्सल XC 0 हो जाते हैं तो केवल बचता है परिपथ
आर, और आर में भी आई के बीच का कलांतर जो होता है, भी आई के बीच का कलांतर होता है 0 अंश। ठीक है ना। ठीक, अगला देखते हैं। धारती परिपथ में धारा विभवांतर के अग्रगामी होती है, पश्चगामी होती है, ये एक ही कला में होती है, डाटा का अभाव है। ठीक है ना। तो धारती परिपथ में जो धारा होती है वो विभवांतर के कैसे होती है, अग्रगामी होती है, क्योंकि धारती परिपथ में संधारित्र लगता है और संधारित्र विभव का संचय करता है। तो विभव का जब संचय करेगा तो विभव क्या हो जाएगी, पश्चगामी हो जाएगी, और आई क्या होगा, अग्रगामी होगा। तो इसमें धारा के बारे में पूछा तो हम क्या लिखेंगे, अग्रगामी। वोल्टमीटर द्वारा मापे गए एसी मेंस का वोल्टेज 200 वोल्ट प्राप्त होता है ना। वोल्टमीटर से जो हम नापे हैं उसके एसी मेंस का विभव इतना प्राप्त हुआ। तो इस विभव का वर्गमाद मूल मान क्या होगा। तो जो नापा गया है, ठीक है, वो आपका तो IRMS हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, V0 हो जाएगा 200। तो देखिए इसमें जो वोल्टेज नापा गया है 200 वोल्ट का, ये आपका V0 हो जाएगा। ठीक है। तो VRMS का मान आपसे पूछा है ना। तो VRMS बराबर होता है V0/√2। ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका, तो VRMS बराबर हो जाएगा, ठीक है, ये VRMS हो जाएगा आपका, V0 का मान आप रख देंगे 200 बटे √2, √2 का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, तो ये दोनों कट के हो जाएगा 100। देखिए ये गलत हो गया आपका। इसमें जो ये नापा है, जो वोल्टमीटर नाप देता है, वही VRMS होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 200 वोल्ट। क्या हो जाएगा, 200 वोल्ट। और जो एमीटर नाप देता है उसे हम कहते हैं IRMS। ठीक है ना। तो वर्गमाद मूल बताना है यानी VRMS बताना है, तो 200 ही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कुंडली के सिरों के बीच 40 वोल्ट का विभवांतर लगाने से उसमें 80 मिली एम्पियर की धारा बहती है। प्रेरण प्रतिघात क्या होगा। देखिए V बराबर होता है IXL। XC प्रेरण प्रतिघात पूछा है उसने, ठीक है ना, XL। V का मान है 40, I का मान कितना है 80 मिली एम्पियर, है ना, मिली एम्पियर। मिली को ऐसे चेंज कर लेंगे तो XL ऐसे लिखाएंगे। तो XL बराबर हो जाएगा 40 बटे 80 × 10 के घात -3। तो ये काट देंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा, ये चला जाएगा 1000 हो जाएगा ऊपर। तो XL का मान हो जाएगा कितना, 500 ओम, यानी ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी जनित्र में जुड़े हुए LCR परिपथ का अनुनादी आवृत्ति कम करने के लिए क्या करें। जनित्र की आवृत्ति तो कम कर ही नहीं सकते, ये तो वैसे ख़त्म हो गया। दूसरा, परिपथ में लगे संधारित्र के पार्श्व क्रम में एक अन्य संधारित्र जोड़ दें। हाँ, ये आप कर सकते हैं। अनुनादी आवृत्ति को कम करने के लिए अगर आप क्या करें, संधारित्र की धारिता कम करें, तो धारिता को क्या करनी होगी, आपको थोड़ी बढ़ानी होगी। तो जब हम समांतर क्रम में जब जोड़ देंगे तो धारिता का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो अनुनादी आवृत्ति क्या हो जाएगी, घट जाएगी। धन्यवाद आपको। ये आपका विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अब अगला वीडियो जो आप देखेंगे वो इसका न्यूमेरिकल भी देख सकते हैं, या तो अगला पार्ट देखेंगे। जैसा कमेंट आएगा उस हिसाब से हम वीडियो को फिर बनाएंगे। अगर आपको इस पार्ट के और न्यूमेरिकल वीडियो देखने होंगे तो अगर आप कमेंट में लिखते हैं तो हम नया वीडियो बनाएंगे, अन्यथा हम फिर अगला वीडियो हम आपको देंगे, ठीक है, विद्युत चुम्बकीय तरंग के बारे में। धन्यवाद।